जय हिंद दोस्तों। तो आज हम यूपी होमगार्ड के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के संविधान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है। जो है भारत का संविधान है उसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें हमारा जो है संघ सूची, इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें कुल विषय हैं 97 विषय हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगर पूछेगा वर्तमान में कितने विषय हैं, संघ सूची में जो है वर्तमान में कितने विषय हैं, तो हमारे वर्तमान में विषयों की संख्या है 100, यानी सी हो जाएगा। तो हमारे इस समय करेक्ट आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। आगे हम देखते हैं, हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है, राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है। जो हमारा राज्य सूची है उसमें विषयों की संख्या कितनी है, तो हमारा राज्य सूची है उसमें विषयों की संख्या वर्तमान में जो है वह है 61। लेकिन राज्य सूची के इस तरह का सवाल पूछे तो होगा 66। बी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। तीसरा सवाल देखते हैं, समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है। तो समवर्ती सूची में हमारे विषयों की संख्या है 47 विषय दिए गए हैं समवर्ती सूची में। इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो हमारा ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में विषयों की संख्या कितनी है समवर्ती सूची में, तो वह है 52। चौथा हमारा सवाल है, भारतीय संविधान लागू हुआ। अब हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, 26 जनवरी 1950। हमारा पांचवा सवाल है, भारतीय संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जो अस्थायी थे तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, हमारे संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। और हमारे संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, वे थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अस्थायी अध्यक्ष बने। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, बी इज करेक्ट आंसर। 6 नंबर सवाल की ओर देखते हैं। जो हमारा 6 नंबर सवाल है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। यानी मौलिक अधिकार है वह किस देश से लिया गया है। आपको बता दें कि हमारे मौलिक अधिकार कुल 6 हैं वर्तमान में, पहले ये थे 7। इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया। वर्तमान में ये 6 हैं। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। सी इज करेक्ट आंसर। 7वां हमारा सवाल है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से है। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस देश के संविधान से लिया गया है, वह है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो बी इज करेक्ट आंसर। 8वां नंबर सवाल देखते हैं। जो प्रस्तावना है, हमारी जो प्रस्तावना है उसकी भाषा कहाँ से ली गई है। तो हमारी जो प्रस्तावना की भाषा है वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो सी इज करेक्ट आंसर। जो प्रस्तावना का मूल रूप है वो अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो हमारा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 9 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं। जो भारत की संविधान है उसमें कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो आपको बता दें, मूल संविधान अगर पूछेगा मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो वह होगी 8। और संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या पूछेगा तो वह हो जाएगा 12। सी इज करेक्ट आंसर। 10वां हमारा सवाल पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएंगे। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो कब जोड़े गए। वे मौलिक कर्तव्य हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें प्रस्तावना को भी जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया, 1976 में। 11वां सवाल देखते हैं, 44वें संविधान संशोधन वर्ष कब हुआ था। तो मैं अभी आपको बताया हूँ 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था। इस दिन जो है जो 7 हमारे मौलिक अधिकार थे उसमें से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। वो कब हुआ था, 1968 में। तो हमारा सी इज करेक्ट आंसर। संपत्ति का अधिकार कब है, यानी जो संपत्ति का अधिकार
कब था? मौलिक अधिकार में था कि कानूनी अधिकार में था कि संवैधानिक अधिकार में था कि प्राकृतिक अधिकार में? तो हमारा संपत्ति का अधिकार जो था वह था मौलिक अधिकार में, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया। 13वां सवाल है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है हमारा है वो कब लागू हुआ? वह लागू हुआ 1956 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। अगर पूछेगा राज्य पुनर्गठन का आयोजन कब हुआ था, तो वह हुआ था 1955 में, या 1953 भी हो सकता है। हमारा 14 नंबर सवाल है, योजना आयोग की स्थापना किसने की थी? आपको पहले मैं बता दूं, योजना आयोग की जो स्थापना है वह कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। और उसके बाद से 12 योजनाएं चली थी, 12 पंचवर्षीय योजनाओं तक गई थी। उसके बाद से क्या आ गया? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना हुई गई 2015 में, नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 15 नंबर सवाल है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? देखिए फिर से वही सवाल आ गया, तो 2015। आपको मैं इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो कमेंट में आप केवल PDF लिख दीजिएगा, उन लोगों के पास PDF पहुंच जाएगा। तो हमारा 16 नंबर सवाल है, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? कब मतलब लागू हुआ था? तो भारत का पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। GDP का पूर्ण रूप क्या है? जो हमारा GDP है, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। उसका पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 18 नंबर सवाल है, RBI जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। बी इज करेक्ट आंसर। 19 नंबर सवाल देखते हैं, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? RBI जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये तो जान गए कि उसकी स्थापना 1935 में हुई थी। उसका जो राष्ट्रीयकरण है RBI का, वो 1949 में हुआ। सी इज करेक्ट आंसर। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? जो हमारा भारत है, भारत, इसका केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका केंद्रीय बैंक जो है वो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हरित क्रांति के जनक। 21 नंबर सवाल है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हमारे हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। यह कब आए थे? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ही आए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना जब आने वाली थी उस समय पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध चला, जिसके कारण क्या हुआ कि योजना पैसा मतलब नहीं प्राप्त हो पाया, इसीलिए चौथी पंचवर्षीय योजना आगे नहीं बढ़ पाई। इसलिए 3 साल का 1966 से 1969 तक यह योजना चली थी। योजना अवकाश रह गया। इसमें MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति को जन्म दिया। वर्गीज कुरियन कौन थे? ये दुग्ध क्रांति के उत्पादन है। नॉर्मन बोरलॉग कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग जो है वह विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। आगे हम देखते हैं 22 नंबर सवाल, श्वेत क्रांति, जो हमारा श्वेत क्रांति है वो कौन सा है? वो किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति हमारा दूध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। 23 नंबर सवाल है, नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति हमारा मछली से के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति, ये पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति हमारे तिलहन उत्पादन से संबंधित है। बी इज करेक्ट आंसर, तेल। 25 नंबर हमारा सवाल है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं का जो है भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश। अगर आप भी यूपी से हैं तो कमेंट में यूपी लिख दीजिए। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जो हमारी मानव शरीर है उसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे मानव में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह है यकृत। यकृत, सी इज करेक्ट आंसर। रक्त का लाल रंग किससे होता है? जो हमारा रक्त है, ब्लड, उसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो हमारे रक्त में पाए जाते हैं HB, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। प्लाज्मा एक सीरम है।
WBC श्वेत होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। मानव शरीर जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी है? तो एक वयस्क व्यक्ति में, स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या जो है वो 208 है। तो हमारा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताते छोटे बच्चों में है जो है, छोटे बच्चों में 300 हड्डियाँ होती हैं। उनके मालिश होने पर छोटी छोटी कई हड्डियाँ होती हैं जो मालिश होने पर टूट जाती हैं। अगर ये हड्डियाँ मालिश नहीं की जाती है बच्चों की तो आप देखते हैं किसी का हाथ या पैर टेढ़ा हो जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो हमारा सही आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो हमारा विटामिन सी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारे विटामिन सी की कमी से रतौंधी रोग होता है, सॉरी स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन B3 की कमी से होता है एनीमिया। B3 की कमी से होगा कौन? एनीमिया। रक्त की अधिकता हो जाती है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? जो हमारे पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ है वो क्या है? हीरा है, डायमंड। सूर्य का मुख्य तत्व क्या है? हमारा जो सूर्य है सन, इसका मुख्य तत्व क्या है? तो इसका मुख्य तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद है हीलियम। ये दोनों मिलते हैं तो आग का निर्माण होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जो हमारा पृथ्वी है इसका सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया है। एशिया में कितने देश हैं? इसमें कुल 46 देश हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो है गंगा। ए इज करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है और साथ में ये भी बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो है पुराना नाम बताइए। पुराना नाम इसका क्या है? इसका कमेंट में आप बता सकते हैं उत्तर अपना। यूपी का उच्च न्यायालय कौन सा है? जो यूपी है हमारा उत्तर प्रदेश, इसका उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज में है, कुंभ नगरी प्रयागराज। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु वो है बाघ। हाथी क्या है? हाथी हमारा है संविधान का प्रतीक चिन्ह है। संविधान जो है इसका प्रतीक चिन्ह हमारा हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय जो पक्षी है वो क्या है? मोर है। तो हमारा ए इज करेक्ट आंसर। 29 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय फूल क्या है? जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है वो है क्या है? कमल, निलंबो न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अब आपको बताना है हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी, इसे ओलंपिक में पहली बार भारत ने स्वर्ण पदक जीता, इसीलिए हॉकी को क्या को राष्ट्रीय खेल के रूप में घोषित कर दिया गया। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? हमारे भारत जो है उसका राष्ट्रीय गीत क्या है? हमारे भारत का राष्ट्रीय जो गीत है वो है वंदे मातरम। इसे गाया जाता है 65 सेकेंड में। और साथ ही में बता दूं आपका जनगण मन क्या है? जनगण मन है राष्ट्रीय गान है, इसे 52 सेकेंड में गाया जाता है। राष्ट्रीय गान का जो है रचना किसने किया था? वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। और जो वंदे मातरम है 65 सेकंड में गाया जाता है, इसकी रचना किए थे बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपको ये याद रखना है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? जो हमारा इंडिया है इसके पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसके पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और साथ में भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वे पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। पहला प्रधानमंत्री कौन थे? वही सवाल आ गया तो सी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए।
आपको बताते हैं राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और लोकसभा के जो होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? जो हमारा लोकसभा है उसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का अस्थायी सदन है। क्या राज्यसभा अस्थायी सदन है? ये हमारा राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है। सही है, बिल्कुल सही है, यह कभी भंग नहीं होता। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे लड़ा जाता है? ये प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, नामांकन होता है, जनमत संग्रह। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट, ये भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं। इनका जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए जो जनता है इसमें विधायक हो गए, इन सभी का अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ही इनका चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। 47 नंबर है, भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। किसकी नियुक्ति करता है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है किसकी नियुक्ति करता है? वह राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। बी इज करेक्ट आंसर। हमारा 48 नंबर सवाल है, यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो हमारी यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उसे कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारा सीएजी क्या है? संसद है, पार्लियामेंट है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 49 नंबर भाई आपको कमेंट में देना है, जिसका सही आंसर होगा उसके आंसर को मैं पिन करूँगा, साथ ही उसे नोट्स प्रोवाइड भी किया जाएगा सभी को। तो कमेंट में जाइए और कमेंट कीजिए। यह हमारा है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो यह न्यायपालिका है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है। तो हमारा हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। तो यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन आपको नए नए एमसीक्यू देखने को मिले और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत।